नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए जो जून का महीना है वो कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, चाहे वो आपका करियर, जॉब, काम धंधा, पैसा या फिर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ, विदेश जाना, कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसके अकॉर्डिंग हम गणना करेंगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है। फिर ध्यान देंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कर्म के लेवल पर, और ज्योतिष की जो रेमेडी है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। तो चलिए पहले आ जाते हैं कुंडली पर। देखिए ये आपकी कुंडली, गोचर कुंडली, गोचर में जो चल रहा है वो हम देख सकते हैं कि प्रथम भाव में ही केतु आपके गोचर कर रहे हैं। 18 साल बाद ये केतु आए हैं यहाँ पर। प्रथम भाव में केतु हैं आपके, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय खाली है, चतुर्थ भी खाली है। अब ये नंबर पे मत जाइएगा, भाव ये द्वितीय है पर 8 का मतलब है कि यहाँ पर 8वीं राशि है। 8वीं राशि वृश्चिक होती है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ खाली है। पंचम भाव में 11वीं राशि है। 11 नंबर मतलब पंचम भाव में 11वीं राशि में शनि है। 11वीं राशि कौन सी होती है? कुंभ। और जो किसकी राशि है? शनि की ही राशि है। तो आप ये कह सकते हो शनि अपनी ही राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 30 साल बाद हो रहा है करीब करीब। इसके बाद ये छठा भाव है जिसमें 12वीं राशि में गुरु हैं, अपनी ही राशि में है। 12 मतलब मीन राशि, मीन राशि गुरु की ही राशि होती है। ऐसा भी 12 साल बाद हो रहा है। और यहाँ पर जो है मंगल भी बैठे हैं मीन राशि में। सप्तम भाव में राहु और शुक्र हैं। सप्तम भाव में मेष राशि में राहु और शुक्र हैं। अष्टम भाव में वृषभ राशि में जो दूसरी राशि है वहाँ पर बुध हैं। और नवम भाव में मिथुन राशि में सूर्य दिखाई देते हैं, जो 15 तारीख के बाद आएंगे। इसके बाद दसम, एकादश और द्वादश, 10, 11 और 12 जो भाव है वो आपका रिक्त है, खाली है, एम्प्टी है। अब आ जाते हैं गणना के ऊपर। देखिए आपकी जो राशि है, आपकी जो कुंडली है उसमें शुक्र का बड़ा महत्व है। शुक्र, क्योंकि शुक्र प्रधान ही आपकी राशि है, आपका लग्न है। शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में है और राहु के साथ है। आप ये कह सकते हो कि शुक्र की स्थिति शुभ भी है और अशुभ भी है। शुभ किस चीजों के लिए है? नेम के लिए, नाम के लिए शुभ है। आपका नाम बढ़ सकता है, फेम आपको मिल सकती है। आपका बिजनेस अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है, आप कहीं ना कहीं अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आर्ट है, डिजाइन है, डांस है, ड्रामा है, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, या किसी भी तरह का ऐसा काम है, परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ काम है, फीमेल से जुड़ा हुआ आपका काम है, ब्यूटी से जुड़ा हुआ आपका काम है, फ्लावर से जुड़ा आपका काम है, होटल से जुड़ा आपका काम है, तो ऐसे में आपको कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेश की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेशी लोगों से आपका लाभ हो सकता है, आपका व्यापार भी बढ़ सकता है, फैल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ चूंकि राहु शुक्र सप्तम भाव में है, ये आपके पर्सनल लेवल पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेगा आपका पार्टनर से, पार्टनरशिप में, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच। अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जो शायद आपकी मर्यादा के लिए, मतलब फेम तो मिल सकता है, वो डिसफेम हो, बदनामी जिसको हम बोल देते हैं, उस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। ओवरऑल ये कहेंगे कि मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शक की बातों पे ना तो शक करना है, ना ही शक के बिना पर आपको कुछ डिसीजन लेना है। उस चीज़ को पूरी तरह परखना है, समझना है, क्योंकि राहु जो है ना धुएं की तरह है। राहु केतु, धुआं दिखता तो है पर अगर छुओ तो कुछ होता नहीं। इसी तरह शक भी होता है, आपको लगता है, आपको ऐसा महसूस वो भी होता है, पर वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता है। जैसे छाया होती है, छाया किसी चीज़ की होती है, खुद छाया तो नहीं होती ना, तो इस तरह से है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा ये भी हुआ कि सप्तम में जो राहु हैं आपको फॉरेन पार्टनर दिलाएंगे, विदेश से आपका काम बढ़ा सकते हैं। आपका कहीं अगर विदेश जाने का, दूसरे स्टेट जाने का कुछ प्लानिंग चल रहा है, अब्रॉड जाने का कुछ प्लानिंग चल रहा है, तो उसके लिए बढ़िया है। अब ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। पर ओवरऑल शुक्र अगर सप्तम में है तो फीमेल्स के साथ आपको बना के रखना है, उनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा अगर होता भी है तो उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश करनी है, उसको आगे नहीं बढ़ाना है, इन चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए शनि पे आ जाते हैं। 30 साल बाद करीब ये परिवर्तन हो रहा है, शनि अपनी ही राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में।
मकर भी है उनकी है, पर कुंभ जो है एक विशेष राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। वैसे तो शनि का गोचर पंचम में, ना चंद्रमा से ना लग्न में बहुत शुभ कहा गया है, पर एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अगर कोई अपनी ही राशि में हो तो फिर उसको हम बुरा नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर आएगी। पंचम में आने से शनि जो है आपकी पढ़ाई लिखाई को अच्छा कर देंगे, आप पढ़ने में मन लगाओगे, सीरियसली अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ोगे। क्रिएटिव फील्ड में भी अगर आप हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि यहाँ आपके बच्चों की लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, आपके और आप बच्चों के बीच में कुछ मतभेद थोड़ा बहुत पैदा कर सकते हैं। प्रेम के मामले में भी थोड़ी सी नीरसता लाने का काम करेंगे यहाँ से शनि, पर चूंकि अपनी राशि में है तो ओवरऑल बच्चों की लाइफ में प्रगति तो आएगी, पर कुछ डिस्टर्बेंस रह सकता है। ठीक, पढ़ाई लिखाई में भी आपके अंक तो अच्छे आएंगे, पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ें कुछ उतार चढ़ाव के साथ रहेंगी। शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो सप्तम पर है, जहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं और मंगल की स्थिति भी सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है। तो मैरिज लाइफ के लिए ये महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। एक दूसरे का सेवा करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रखें, अपने स्पाउस का, पति पत्नी का, पार्टनर का ख्याल रखें। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, आपस में कुछ मतभेद भी यहाँ पर हो सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस बात का हम ख्याल रखेंगे। एज ए रेमेडी माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को करना, हनुमान जी की पूजा मंगल और शनिवार को करना बहुत बढ़िया रहेगा। और राहु के लिए बुधवार के दिन अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करें तो ये कहीं ना कहीं हम इस जो विपदा है, जो भी नेगेटिव गोचर है, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी निष्काम भाव से करनी चाहिए, जैसे कि कृष्णा कहते हैं कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म है, उसका जो रिजल्ट है वो तो प्रभु को अपनी इच्छा के अनुसार ही देना है। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप किसी इष्ट की पूजा करते हैं, आप किसी एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, तो फिर आप उसकी ही पूजा जो है कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ईश्वर भी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में समर्थ है। इसके बाद देखिए, शनि के बाद हम आ जाते हैं, शनि की दृष्टि हमने देखी तीसरी, सातवीं दृष्टि सीधी आपके एकादश भाव पर है। तो आपके जो सीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा बना के रखिएगा, आप बड़े भाई को के साथ रिश्तों को बना के रखिएगा। जो लास्ट दृष्टि है उनकी 10वीं, वो परिवार के भाव पर है, वाणी के भाव पर है। तो परिवार में आपको मित्रता बना के रखना है, वाणी का हल्का सा ख्याल रखना है। हालांकि शनि पंचम में अपनी राशि में है तो क्रिएटिविटी आदि से पढ़ाई लिखाई और संतान के मामले में कुछ हद तक आपको लाभकारी भी रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर योग बना रहे हैं, खास करके कन्या संतान। इसके बाद अगर हम गुरु की बात करते हैं, गुरु जो हैं छठे भाव में छठे के मालिक होकर बैठे हैं। वैसे तो छठे भाव में सिर्फ मंगल का गोचर अच्छा है, गुरु का गोचर बहुत शुभ नहीं कहा गया, पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि अपनी राशि में छठे का स्वामी आएगा तो आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति कराने की कोशिश करेगा, आपको किसी कंपटीशन आदि में विजय दिलाएगा। आप किसी पढ़ाई लिखाई एग्जाम कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपको किसी से आगे निकलना है तो आप पूरी मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे और संसार कर्म प्रधान है, एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट भी निकल कर आएगा। धन के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट यहाँ पे बढ़ने वाला है। आपके कलीग्स का आपको थोड़ा बहुत सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा और किसी कोर्ट केस आदि वगैरह में जब तक मंगल है, अगले महीने की अगर हम बात करें तो आपके विजय होने के चांसेस हैं। वैसे जैसे कि गुरु यहाँ पर हैं तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको सोच समझ के, बुद्धिमानी से, डिप्लोमेसी से जो है सॉल्व करने का कोशिश करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, न कि उसको आगे बढ़ाएं या कोर्ट वोट की तरफ जाएं। गुरु की दृष्टियां यहाँ से देखा जाए तो 5वीं दृष्टि दसम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर ठीक सामने, और 7वीं है तो 8वीं 9वीं दृष्टि आपके वाणी के भाव पर पड़ेगी। दसम भाव पर दृष्टि है तो कार्य बढ़ने वाला है, कार्य में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, काम बढ़ने वाला है। जरूरी नहीं है कि इनकम भी बढ़े, पर हाँ जॉब, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप काम ढूंढ रहे हो तो उसके लिए अच्छा है, जॉब काम आदि आपको मिल सकता है। 12वें भाव पर दृष्टि है तो खर्चा बढ़ेगा और जो इनकम जो बढ़ेगी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो वाणी के भाव पर भी आ रही है और शनि के भाव पर भी आ रही है, तो आपको पैतृक संपत्ति आदि मिलने का योग बनता है। कोई ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, अचानक धन प्राप्ति किसी का, जैसे इंश्योरेंस के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू, कुछ इस तरह का बड़ा धन मिलने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनती है। परिवार में कुछ ऐसा बड़ी अच्छी बात हो सकती है जिसका लाभ भी आपको भी मिले।
गुरु को और शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी के पानी में स्नान करें, केसर का तिलक लगाएं, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सहा गुरुवे नमः का जाप करें, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। आप गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। पीली चीज़ों में से केला है, आपका चने की दाल है, पीला कपड़ा है, फ्लावर है पीले कलर के, नारायण को, भगवान विष्णु को आप अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए राहु और मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल की हमने ये तो बात की कि सप्तम का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया है, तो स्पाउस की यात्रा हो सकती है, पति पत्नी की यात्रा हो सकती है, उनके ऊपर कुछ खर्च आ सकता है, उनकी लाइफ में कुछ खर्च आ सकता है। इसके साथ साथ आपस में भी थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, पर हाँ ये मंगल आपको शत्रु पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। ऐसे में कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए, खास करके मंगलवार को। मंगल की दृष्टियां यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 नवम भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव पर और लग्न पर। तो आपके अंदर थोड़ा क्रोध, अधैर्यता बढ़ सकती है, पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी वहाँ आएगा और मंगल की दृष्टि भी वहाँ पर रहेगी। तो पिता के साथ, गुरु के साथ, बड़ों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, उसका आपको ख्याल रखना होगा। 12वें भाव पर जो मंगल की दृष्टि है आपकी, तो खर्चा बढ़ेगा और धन का कोई इनकम फौरन से जुड़ सकता है आपके। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास कुछ क्लाइंट या कुछ जो है कनेक्शन जो है फौरन से विदेश से बनने का चांसेस यहाँ पर बनता है। गुस्से का हल्का सा ध्यान रखें, क्रोध का हल्का सा ध्यान रखें, क्योंकि अधैर्यता, जल्दबाजी में कुछ निर्णय बिगड़ सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। और एज पर रेमेडी हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मीठे और लाल चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, ये भी मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी है। जब क्योंकि मंगल रक्त से जुड़े हुए हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हेल्थी हम तो रहते ही हैं फिजिकल तौर पर, मेंटली भी मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें, स्नायु तंत्र वगैरह आपका मजबूत होता है। इसके बाद देखिए राहु शुक्र, जिसकी हम बात कर चुके हैं, फिर से कहें कि भाई थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना है, स्त्रियों से थोड़ा सा ख्याल रखना है। बुध की बात कर लेते हैं। भाग्य का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया, तो भाग्य बहुत तेजी से तो साथ देने वाला है नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे, पूजा और पाठ से ज़्यादा। मतलब आप ये जरूर ज़्यादा सोचोगे जन्म क्यों हुआ और इस जन्म का मतलब क्या है, आत्मा क्या होती है भी है तो क्यों होती है, और अध्यात्म में आप ज़्यादा जाओगे, आप दर्शन में ज़्यादा जाओगे, चाहे वो अद्वैत सिद्धांत हो आपका या फिर शिव शक्ति सिद्धांत हो। आपको चीज़ों की गहराई में जाने में पता ज़्यादा मज़ा आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के साथ साथ ज्योतिष हुआ, तंत्र हुआ, इन सब में भी रुचि आपकी हो सकती है। और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य के भरोसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ को पहले से जितना प्लानिंग करके चलोगे, जितना उसको देख के चलोगे आगे के बारे में, उतना आपको लाभ रहेगा। वैसे बुध का गोचर अष्टम में अशुभ नहीं माना गया है और वो अपनी शुभ राशि में भी है, तो ऐसा भी कुछ डरने की बात नहीं है। चलिए बुध के बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 9वें भाव में, जो कि भाग्य का भाव है, वहाँ पर मिथुन राशि में आपका गोचर करेंगे 15 तारीख के बाद। 15 से पहले वो कहाँ पर रहेंगे? अष्टम में रहेंगे। तो जब तक अष्टम में रहेंगे तो आपको थोड़ा सा पिता है, गुरु है, बॉस है, मतलब आपकी जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उससे थोड़ा बना के चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। सूर्य आपके लिए लाभ के स्वामी है और अष्टम में रहेंगे, तो 15 तारीख तक धन के मामले में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लिया जाए तो बेहतर है। पर 15 के बाद जैसे वो भाग्य में आएंगे, समय अनुकूल है। आप कोई बड़ा अगर कुछ लेना चाहते हैं डिसीजन, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। गोचर के अनुसार ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके बड़े भाई बहन, सीनियर, पिता, इस तरह के जो लोग हैं जो आपसे कहीं थोड़े नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपको गाइडेंस कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आपको लाभ होने का चांस 15 तारीख के बाद बनता है। सूर्य यहाँ से सीधे आपके 3य भाव को देखेंगे, तो ट्रैवल और यात्राएं थोड़ी बढ़ेंगी। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं या आपको करनी पड़ सकती है अपने लाभ के लिए, काम के लिए। अगले महीने इस तरह का यहाँ पर योग बना हुआ है। सूर्य के बाद अगर हम देखते हैं तो आप देखिएगा ये दशम, एकादश और द्वादश, 10, 11, 12 तीनों ही भाव खाली हैं। इसके बाद हमारे पास बचते हैं केतु। केतु की लग्न में जो स्थिति है वो कह सकते हैं कि ठीक है, हम इसको अशुभ भी नहीं कहेंगे, हम इसको शुभ भी नहीं कहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसे हैं, उन पर
कैसे ग्रहों की दृष्टियां हैं, अष्टक वर्ग में उनको कितने पॉइंट हैं। पर अगर ये शुभ हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ मोड़ेंगे। इंट्यूशन आपकी अच्छी रखेंगे, मतलब आपको एक आभास होगा चीज़ों का। कई बार ऐसे लोगों के सपने आदि भी सच रहते हैं। केतु अगर लग्न में आए तो नज़र लगने का थोड़ा सा रहता है, तो कभी कभी नज़र उतार लेना ठीक रहता है। केतु गणपति जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रह हैं, तो गणेश जी की पूजा करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, कुत्ते जो हैं उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प करना, ये केतु को शुभ करते हैं, अच्छा करते हैं। अब चूंकि ये गोचर में है, लग्न में नहीं है, आपके रियल जन्मपत्री में नहीं है, तो इसका रिजल्ट एक लिमिटेड होगा। पर अगर आपके जन्मपत्री में भी यहीं पर केतु हैं और गोचर में भी आ रहे हैं, 18 साल बाद ये परिवर्तन हो रहा है आपका, तो फिर इसका एक अलग ही प्रभाव होगा। मतलब ऐसे में आप बहुत एकदम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जा सकते हो, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अगर केतु खराब हैं तो फिर थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू भी दे सकते हैं वो आपको, या फिर कई बार व्यक्ति अपने पथ से भटक सकता है, सही समझ के, पर पथ से भटक सकता है। केतु इज जिसका हेड नहीं है, हेडलेस डिसीजन ले लेते हैं कई बार, मतलब जिसकी कोई तुक नहीं है, पर आप उसको ले लोगे, आपको लगेगा वो ठीक है, पर आप कुछ ऐसा कर सकते हो। जैसे आतंकवादी, इसको हम कहते हैं टेररिज्म बोलते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जैसे कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार तो उसका आप रीजन जानोगे तो आपको लगेगा भाई इस बात के ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा कैसे कोई इतनी जो जीवन है और जिसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, छोटी सी बात के ऊपर कि किसी का प्रमोशन आपसे ज़्यादा हो गया या आपके मार्क्स नहीं आए, या कई बार बिना बात भी बस लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं केतु का ज़्यादा हाथ होता है, राहु से भी ज़्यादा, सडननेस में। पर इसको शुभ करने के लिए क्या करना है वो हमने बातें की। कुत्ते के साथ साथ मछलियों का भी बड़ा एक रोल है। मत्स्य अवतार जो भगवान हरि विष्णु की जो कथा है वो पढ़ भी सकते हैं। मछलियों को आप घर में भी पाल सकते हैं, या फिर कहीं आसपास कहीं अगर कोई झील वगैरह है तो वहाँ आप आटे की गोली वगैरह डाल सकते हैं। ये केतु हो गया हमारा, सारे ग्रह हो गए। इसके बाद हम आएंगे अपने त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये हमें आपके जड़ों से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है। दूसरी, इन त्योहारों के बहाने हम कुछ कर लेते हैं, कुछ धर्म, कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ दर्शन पढ़ लेते हैं, दान कर ले। अदरवाइज हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि किसी चीज़ का टाइम ही नहीं रहता। तो सबसे पहले 14 तारीख को पूर्णिमा है, ज्येष्ठा पूर्णिमा है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। बहुत सारे लोग इसको बड़े उससे मनाते हैं, हर पूर्णिमा को व्रत रखते हैं। इस दिन चंद्रमा से रिलेटेड व्रत है। मेनली अगर मन थोड़ा अशांत रहता है तो पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा रहता है, अमावस्या का व्रत भी अच्छा रहता है। 11 तारीख को निर्जला एकादशी है, 24 तारीख को योगिनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट तिथि है। 12 और 26 को प्रदोष व्रत है। 27 तारीख को शिवरात्रि है। जो भगवान शिव के भक्त हैं वो लोग इस तिथि को जानना चाहते हैं और हर महीने व्रत भी रखते हैं। 17 तारीख को संकष्टी। संकष्टी केतु और गणेश जी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। बाई चांस केतु आपके अच्छे नहीं है, दशा महादशा आपकी अच्छी नहीं जा रही है, तो आप कर सकते हैं। 29 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या पितरों से जुड़ी हुई है। अमावस्या को बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमावस्या अपने घर की सफाई के लिए बहुत अच्छी है, किसी मंत्र की स्टार्टिंग के बहुत अच्छी है, हेल्प करने के लिए, किसी की दान देने के लिए, पुण्य काम करने के लिए, सहायता करने के लिए बहुत बढ़िया, घर की साफ सफाई के लिए बहुत बढ़िया। हाँ, कोई भौतिक समाज में जो हमारे डिसीजन है बहुत बड़ा ना लें तो ठीक है। इसी तरह से मिथुन संक्रांति आपकी 15 तारीख को। संक्रांति अमावस्या दोनों ही पितरों से भी जुड़े हुए हैं, पूर्वजों से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में किसी कुंडली में पितृदोष आदि होता है तो अमावस्या से या संक्रांति से जप आदि की शुरुआत बताई जाती है। ऐसे में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी बहुत बढ़िया माना गया है। तो ये रहे हमारे त्यौहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।